जीतना जरूरी है। अरे ये जीवन का खेल है, इसे खेलना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज की चर्चा रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी किताब रिच डैड पुअर डैड पर। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पैसे कमाना भी एक खेल ही है। अगर आप इसे एक खेल की तरह एंजॉय करेंगे तो आप और ज्यादा रिच होते जाएंगे। हर हफ्ते वो निवेश करते हैं और कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। जब जीतते हैं तो उस निवेश को अगले हफ्ते के लिए सेव कर लेते हैं और जब हारते हैं तो खुद से जीतने वाले की आंख में आंख डालकर कहते हैं, ठीक है, अगले सैटरडे फिर मिलते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात से यह समझ में आता है कि पैसा कमाना भी खेल जैसा ही है। अगर आप उसे एंजॉय करते हैं, उसके पीछे नहीं भागते हैं, तो आप धीरे धीरे ही सही पर ग्रो करेंगे और जल्द ही अमीर बन जाएंगे। इंसान गलतियां करता है और उन गलतियों से सीखता है। अमीर बनना भी कुछ वैसा ही है। कभी आप गलती करते हैं और हार जाते हैं, कभी आप उस गलती को सुधारते हैं और जीत जाते हैं। वैसे बचपन से जवानी तक जब भी हम स्कूल्स में पढ़ते हैं या हमारे आसपास भी, बच्चों को गलतियां करना अलाउड नहीं होता। उन्हें कहा तो जरूर जाता है कि आप गलती कर सकते हैं, पर जैसे ही बच्चा गलती करता है उसे टोक दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है, उसे डांटा जाता है और धीरे धीरे हमारे मन में ये धारणा बन जाती है कि गलती करना इज नॉट अलाउड। पर अगर देखा जाए, हम इंसान गलती करके ही सीखते हैं। हमने आज तक जो कुछ भी अचीव किया है अपनी गलतियों से अचीव किया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं। पहले वो जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक पैकेज में निवेश करते हैं, रिटेल आउटलेट में फ़ोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वो कुछ छोटा छोटा खरीद लेते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये निवेश का एक अच्छा और साफ सुथरा तरीका है और आसान भी है। ये उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कि कोई कस्टमर कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। वहीं दूसरी तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को बनाते हैं। वो किसी दूसरे से नहीं खरीदते, वो अपना इन्वेस्टमेंट खुद बनाते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर्स आमतौर पर अपने सौदों को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों को असेंबल करते हैं। वो अलग अलग जगहों से सस्ते पार्ट्स लाते हैं और उन पार्ट्स से एक पूरा कंप्यूटर असेंबल करते हैं, जो कि उन्हें बहुत सस्ता पड़ता है, और फिर वो उसे महंगे दामों में बेच देते हैं। ठीक उसी तरह से जो दूसरा निवेशक है वो आर्थिक अवसरों के पुर्जों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। ठीक इसी तरह से जो दूसरा इन्वेस्टर है वो समय को पहचानता है और मौके की नजाकत को देखते हुए, अपने कमर्शियल फायदे को देखते हुए चीजों को इस्तेमाल करता है। और जो दूसरे किस्म का इन्वेस्टर है, सच में वही प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है। अमीर बनने की राह में, रिच बनने की राह में ये जानना बहुत जरूरी है कि किस समय पर क्या एक्शन लिया जाए जिससे आपकी किस्मत बदल जाए और आपको नुकसान भी ना हो। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खास तौर से इन 3 क्वालिटीज को अपने अंदर इंप्रूव करना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अलावा इन क्वालिटीज की भी जरूरत होती है। पहला, किस तरह ऐसे मौके को खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाते, पर आप अपने दिमाग से और अपने एक्सपीरियंस से उन मौकों को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी के एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो देखने में बुरा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे खरीद क्यों लिया, पर दूसरे जो नहीं देख पाए थे वो उनके दोस्त ने देख लिया था, और वो था घर के साथ 4 खाली जमीन के टुकड़े। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ा और उन 5 प्लॉट्स को मिलाकर बिल्डर को बेच दिया। इस सारे डील में उसे जो उसने पैसा लगाया था वो तो मिला ही, उसके ऊपर से 3 गुना रकम और मिली। उसने सिर्फ 2 महीने के काम में लाखों रुपए कमा लिए, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी देखा जाए कि उन 2 महीनों की मेहनत में अगर वो जॉब में होता तो कितना कमाता वर्सेस उसने इस डील से जो कमाया। दूसरा पॉइंट, पैसा किस तरह से इकट्ठा किया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, पर इस दूसरे किस्म के इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि पैसा किस तरह जुटाया जाए और बिना बैंक जाए, बिना लोन लिए किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जाए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उन्होंने भी यह सीखा कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पैसा इकट्ठा करना
बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रेयर आर्ट है। अक्सर वो लोगों को ये कहते सुनते हैं कि बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को पार कर सकते हैं तो आप एक सच्चे इन्वेस्टर हो सकते हैं और बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, किस तरह से स्मार्ट लोगों को इकट्ठा किया जाए। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या फिर उन्हें अपने साथ काम पर रख लेते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत होगी ना, तो यही समझदार लोग आपके सलाहकार का काम करेंगे। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर हाँ, अगर आपने मन लगाकर सीखा तो आपको उसके फायदे भी बहुत मिलेंगे। पर हाँ, अगर आपके अंदर इतनी इच्छा नहीं है, आप इतना टाइम नहीं दे सकते, आप उतने अमीर नहीं बनना चाहते, तो फिर आपको पहले किस्म का ही इन्वेस्टर बने रहना चाहिए। आप तो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो हमेशा रहता है, इसीलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें। तभी आप तरक्की कर पाएंगे और अमीर बन पाएंगे। जब जिंदगी आपको नींबू थमाए तो जल्दी से शरबत बना लो और पी लो। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियासाकी की लिखी किताब रिच डैड पुअर डैड की। अवसर पहचानना किसी भी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने आ ही नहीं रहे हैं तो फिर आप अपनी गरीबी को सुधारने के लिए और क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी झोली में आकर गिर जाए पर आपके पास पैसा ही नहीं है और आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, ऊपर से बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे, आप पैसे का कहीं से इंतजाम नहीं कर पा रहे, तो फिर उस मौके का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका अनुमान जो है वो गलत हो जाए और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वो नहीं हो, तो फिर आप क्या करेंगे। कैसे एक छोटी सी चीज को लाखों में बेचेंगे। अगर ये करना आपको आता है तो इसे ही कहते हैं फाइनेंशियल बुद्धि, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ज्यादा मतलब नहीं इस बात से। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नींबू है और उसको लाखों में बेचना है, तो लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने क्रिएटिव हैं। ज्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, नींबू निचोड़ो और शरबत बना के पी लो, यानी कि कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखता हो। आप जो हो रहा है उसे होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे बहुत कम लोग ये बात समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही लिखते हैं। जिस तरह की पैसा बनाया जाता है, अगर आप ज्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो बहुत कड़ी मेहनत करने के अलावा आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को भी तैयार करना होगा, सीखना होगा। अगर आप इस तरह के आदमी हैं जो सही चीज होने का इंतजार करता है, तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। ये तो बस उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने के पहले ये डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई अगले 5 मील तक सभी स्ट्रीट लाइट्स ठीक रहेंगी, बर्फ नहीं गिरेगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है सिर्फ गाड़ी चलाना। ठीक उसी तरह से आपके कंट्रोल में है अपने प्लान्स बनाना, अपनी समझ और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए। जिस काम से आप एक महान इंसान बन सकते हैं, एक अमीर इंसान बन सकते हैं, क्या वो काम आप चंद पैसों के लिए करेंगे? नहीं ना। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियासाकी ने। रॉबर्ट टी कियासाकी एक घटना का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। अब युवा महिला रिपोर्टर बहुत ही टाइम पे आ गई और इंटरव्यू शुरू हो गया। हम एक बहुत ही बड़े से होटल की लॉबी में
कॉफ़ी पी रहे थे और मेरा जो सिंगापुर जाने का रीज़न था उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी उस रिपोर्टर ने मुझसे कहा, एक दिन मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। मैंने उसके कई राइटअप्स और लेख पढ़े थे और उनसे प्रभावित भी था। वो बहुत अच्छा लिखती थी, बहुत ही साफ। तो मैंने उसे कहा, बिल्कुल आप कर सकती हैं, क्योंकि आप जो लिखती हैं वो बहुत ही बढ़िया है। वैसे कौन सी चीज़ है जो आपको आपके सपनों को पाने से रोक रही है? उसने कहा कि मेरा काम जो है वो कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत बढ़िया हैं, पर एक्चुअली होता कुछ नहीं है। इसलिए मैं अखबार में काम कर रही हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल ही जाता है। अब आपके पास कोई सुझाव है क्या इस बारे में? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल है। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है। वो एक स्कूल चलाता है जहाँ लोगों को बाइंग सेलिंग रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। वो सिंगापुर में कई बहुत ही बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है, और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा रूखी हो गई। वो कहने लगी कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे ये सब सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा? तो मैंने हाँ कह के सिर हिलाया, और फिर उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं सचमुच उसे स्कूल जाने के लिए कह रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि इसमें गलत ही क्या है, पर तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। उसे मेरी किसी बात का बुरा लग गया था शायद, और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैंने वो सुझाव दिया था, और अब मुझे खुद ही बुरा लग रहा था। उसने कहा कि मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है, मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन ना बनना पड़े। अब वो अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी और इंटरव्यू खत्म हो चुका था, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि वो नाराज थी। वहीं कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस लेडी के द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। मैंने उसे कहा कि क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया, जिस पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। यहां पर बेस्ट सेलिंग राइटर लिखा हुआ है, ना कि बेस्ट राइटिंग राइटर। तब उसे मेरी बात समझ में आई।